वेलकम बैक बच्चों। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया रिफ्रैक्शन के बारे में। जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने रिफ्रैक्शन को स्टडी किया और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है। व्हाट इज दैट व्हिच कॉजेज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के कॉज को हम स्टडी करेंगे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बात समझाता हूँ। जब आप बात करते हो, ये एक डेंसर मीडियम है, से ये वाटर है, ओके। तो डेफिनेटली ये डेंसर मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है। मैंने कहा वाटर है, तो ये रेयर मीडियम है और आप मान लेते हैं कि ये एयर है। तो जब कभी लाइट स्ट्राइक करती है सरफेस को, तो वहाँ आप देखते हैं कि इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे आप कंसिडर करते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे आप कंसिडर करते हैं। जब कभी लाइट स्ट्राइक करती है एक डेंसर मीडियम की बाउंड्री को, सरफेस को, तो ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये आपने अभी तक पढ़ा है। अब का क्वेश्चन ये है कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा क्यों है, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा क्यों है, आपको ये यहाँ पर स्टडी करना है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि क्या कारण है रिफ्रैक्शन का। इस टॉपिक में हम वो स्टडी करने जा रहे हैं, तो उसको समझाना बड़ा सिंपल है। बड़े ही सिंपल तरीके से मैं आपको बात समझा रहा हूँ। ये जो रेयर मीडियम है या डेंसिटी पार्टिकल्स की कम है, तो इसलिए लाइट को अपोज करने के लिए पार्टिकल्स बहुत कम है। लेकिन जैसे ही ये डेंसर मीडियम में एंटर करता है, डेंसिटी मीडियम की ज़्यादा है। इसकी स्पीड को, यानी कि लाइट की स्पीड को अपोज करने के लिए, सोर्स से जो लाइट आ रही है उसकी स्पीड को अपोज करने के लिए बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं जो उसकी स्पीड को अपोज करेंगे, जिसके कारण स्पीड जो है लाइट की कम हो जाएगी। ये स्पीड जो लाइट की कम होती है, यही कॉज है रिफ्रैक्शन का। सो द टॉपिक वाज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द आंसर इज its basic cause is the change in the speed of light while traveling from one medium to other. अब रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जब लाइट आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, तो स्पीड इसकी कम हो जाती है। अब सपोज करो यही लाइट जो है आगे जाती है, यहाँ पर ये बाउंड्री डेंसर मीडियम की ख़त्म होती है और ये फिर बाहर निकल जाती है। जब ये बाहर निकलेगी तो इसकी स्पीड वापस से बढ़ जाएगी, क्योंकि रेयरर से डेंसर एंटर करने पर स्पीड जो है कम होती है। लेकिन अगर वापस डेंसर से रेयरर में आ जाएगा तो स्पीड पहले जैसी हो जाएगी। सो लाइट travels from rarer to denser, it refracts, and what happens if it travels from denser to rarer, it refracts again. डिफरेंस क्या है, यहाँ पर नॉर्मल की तरफ ये बेंड होती है और यहाँ पर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर मैं इसको R1 मान लूँ, इस एंगल को, इसको R2 मान लूँ, तो ये E है। इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं और इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, लाइट स्ट्राइक्स, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, it strikes the surface again and it bends away from normal. Why? Because here it is traveling from rarer to denser medium, and here it is traveling from denser to rarer medium. While traveling from denser to rarer to denser medium, it has to bend toward the normal. Why? Because the speed of the light is decreasing here. While traveling from denser to rarer medium, the speed of light is increasing. That is why it is moving away from normal. ये normal ही है, okay? इसको हमने R1 से रिप्रेजेंट किया, इसको R2 से रिप्रेजेंट किया और इसको हमने E से रिप्रेजेंट किया। ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस और इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो खैर, अभी जो आपने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन जो है वो क्यों होता है। अब रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ क्या है,
ये लॉ है रिफ्रैक्शन का सबसे पहला लॉ कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। ओके, जब लाइट पास करती है रेयर से डेंसर मीडियम या डेंसर से रेयरर मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के दौरान देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। लेकिन क्या हम यही बात वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए कह सकते हैं? क्या यही बात हम वेवलेंथ के लिए कह सकते हैं? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो चेंज नहीं होती, बट वेलोसिटी चेंज होती है और वेवलेंथ भी चेंज होती है। ये दोनों जो हैं ये चेंज होते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, ओके, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस टू। वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस मतलब स्पीड जो है उसकी चेंज होती है। मैंने अभी आपको बताया अगर रेयर से डेंसर जाती है तो स्पीड कम हो जाती है, जिसके कारण रिफ्रैक्शन होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है ये लाइट। और अगर डेंसर से रेयर जाती है तब भी वेलोसिटी चेंज होती है, इंक्रीज हो जाती है और ये मूव कर जाती है नॉर्मल से दूर। ठीक है, तो याद रखना है वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होता है। इसी तरह से वेवलेंथ ऑफ लाइट भी चेंज होता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट को वैसे अगर आप साधारण शब्दों में समझोगे तो मैं आपको एक छोटी सी बात से बताता हूँ कि जो लाइट का कलर है ना वो चेंज हो जाता है। ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है और इसके अलावा वेवलेंथ ऑफ लाइट भी चेंज होती है। वेवलेंथ की डेफिनेशन आपने 9th में पढ़ी थी साउंड चैप्टर में, डेफिनेशन वही है। लेकिन यहाँ पर लाइट में जब हम समझाते हैं तो हम कहते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कलर जो है लाइट का चेंज हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, लाइट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। आपने डिस्पर्शन टॉपिक पढ़ा था 7th या 8th में, तो वहाँ आपने पढ़ा था कि 7 डिफरेंट कलर से लाइट की फॉर्मेशन होती है और ये डिफरेंट कलर्स जो हैं इनके वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट होते हैं। ओके, लेकिन एक बात याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की चेंज नहीं होती, वेलोसिटी लाइट की चेंज होती है और ऐसे ही वेवलेंथ जो है वो भी लाइट की चेंज होती है। ये है पहला लॉ। ओके, तो अब हम बात करते हैं दूसरे लॉ की। दूसरा लॉ बड़ा सिंपल है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। ये सभी जो है ये सेम प्लेन में, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। ये रूल आपने याद रखना है, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट रूल, और वो क्या है मैं आपको बता दूं, वो है थर्ड लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप बोलेंगे सर साइन क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपने 10th में पढ़ना है, उसमें आपको बताएंगे कि जो साइन ऑफ एन एंगल, जैसे थीटा का साइन जो है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। ओके, ठीक है, जैसे अगर मैं सपोज करो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कराता हूँ तो ये आई है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ओके, मतलब अगर ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल है और आप ये एक्यूट एंगल लेते हैं थीटा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाला और ये बेस है, तो साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, तो साइन ऑफ आई, यानी कि थीटा की जगह अगर आई होगा तो उसका अगर आप साइन लेंगे, और थीटा की जगह आर होगा तो उसका अगर आप साइन लेंगे, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। इट इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, ये है आपका थर्ड लॉ। ये लॉ कुछ इस तरह से भी इसको हम लिखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उसका अगर आपने प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड अ कांस्टेंट। इसको हमेशा एक कांस्टेंट माना जाता है। ओके,
मैं दोबारा से बता देता हूँ, जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं बॉडी का, जिसमें से करंट ने मीडियम का सॉरी जिसमें से लाइट ने पास करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आपको इसको इसको इस तरह से भी आप देखिए लिख सकते हैं। अगर पहला मीडियम होगा तो साइन I1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू साइन I2, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन I2, ठीक है। अब अगर I1 जो है I है और I2 जो है, अगर I1 आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हो और I2 जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेते हो, तो उस केस में ये देखिए क्या बन जाएगा, इट विल बिकम, ये क्या बन जाएगा, ν1 साइन I इज इक्वल टू ν2 साइन R। और आप इसको किस तरह से लिख पाएंगे, आप इसको इस तरह से लिख पाएंगे, साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इज इक्वल टू ν2 अपॉन ν1। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। इस सेंटेंस को, इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R, ये साइन ऑफ R मैं यहाँ ले गया तो साइन I अपॉन साइन R हो गया, और ν1 इधर ले गए तो ये बन गया ν2 अपॉन ν1। और ये किसके बराबर होगा, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल न्यू 2 अपॉन न्यू 1 विच इज इक्वल टू 1 ν2। और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो एक कांस्टेंट टर्म आने वाली है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। पहला कॉज तो ये है कि जब कभी आप लाइट की बात करते हैं, वो रेयर से डेंसर मीडियम में मूव करती है तो उसकी स्पीड कम होती है, और डेंसर से रेयर की तरफ बढ़ती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। यानी कि ये जो चेंज ऑफ स्पीड है, चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यही कॉज है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो डेंसिटी का चेंज होना एक कॉज है जिसके कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन जो है अकर करता है। फिर हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। पहला लॉ है, फ्रीक्वेंसी जो है लाइट का चेंज नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी लाइट की चेंज होती है, और वेवलेंथ भी लाइट की चेंज होती है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये दूसरी बात हमने पढ़ी। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि जब कभी आप साइन I और साइन R का रेशो लेते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस को डिराइव कैसे किया गया वो मैंने आपको बताया। एक्चुअली एक रूल है कि न्यू इंटू साइन I, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इंटू साइन ऑफ इंसिडेंस जो है एक कांस्टेंट होता है। अगर दो डिफरेंट मीडिया के लिए हम बात करते हैं तो ν1 साइन I1 जो है ν2 साइन I2 के बराबर होगा। ओके, तो अगर मैं I1 की जगह I लेता हूँ और I2 की जगह R लेता हूँ तो क्या होगा, ν1 साइन I1 की जगह ν1 साइन I हो जाएगा, और ν2 साइन I2 की जगह ν2 साइन R हो जाएगा। अब साइन I अपॉन साइन R इस तरह से लिया गया है, और ν2 अपॉन ν1 आपने यहाँ पर ले लिया, तो ये आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 1 ν2, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया ये है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, पहला कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताया और फिर दूसरा मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताया। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद अब जो हम पढ़ेंगे वो है, मैंने आपको जैसा पिछले उसमें बताया था, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रिफ्रैक्शन ना हो, तो उसका आंसर है यस, कभी कभी रिफ्रैक्शन नहीं भी होता है। तो क्या रिफ्रैक्शन, वो उसके क्या कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस ऑफ नो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ना हो इसका क्या 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 कंडीशन हो सकते हैं। तो पहला कंडीशन इसका ये होता है, अब देखिए ये है मीडियम 1, ओके, और ये है मीडियम 2। आप देखते हो कि लाइट जो है परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर होता है ना तो ये सीधे गुजर जाती है, लाइट स्ट्राइक्स एंड पेनिट्रेट्स
और ये सीधे चली जाती है। इसका रीज़न क्या होता है मैं आपको बताऊं। ऐसे ही नॉर्मल होता है और यहाँ पर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन इस केस में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल जो है एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। ओके, ये अगर इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। लेकिन इस केस में क्या है, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0। ओके, और आपने पढ़ा था कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है न्यू टू अपॉन न्यू वन के बराबर। ये आपने पढ़ा अभी पीछे। तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ आर इज इक्वल टू साइन ऑफ आई इंटू न्यू वन अपॉन न्यू टू। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अभी अभी आपने बोला कि आई जो है वो क्या है, 0 है। अगर आई 0 है तो साइन ऑफ आर इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 इंटू न्यू वन अपॉन न्यू टू। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा कि साइन ऑफ 0 की वैल्यू होती है 0, 0 इंटू न्यू वन अपॉन न्यू टू, तो हो गया साइन आर इज इक्वल टू 0। आपके पास आया साइन आर जो है वो 0 है। अगर साइन आर 0 है, क्या है आपके पास, साइन आर 0 आया, यहाँ पर ये देखिए, है ना, ये साइन आर आपका 0 आया। अगर साइन आर 0 आया, 0 जो है वो साइन 0 के बराबर होता है, मैंने अभी बताया। ठीक है, तो इसका मतलब है आर जो है वो 0 के बराबर होता है। आर इज इक्वल टू 0। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होने का मतलब है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल कोइंसाइड कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे जो है एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 हो जाएगा। तो नो रिफ्रैक्शन पॉसिबल हियर। तो पहला केस क्या हो गया, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होना है तो उसके लिए पहला केस ये है कि जो रे ऑफ लाइट है वो सरफेस के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। सरफेस के ऊपर जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो अब एक रूल आपने पढ़ा, साइन आई अपॉन साइन आर होता है न्यू टू अपॉन न्यू वन। ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन आर जो है वो किसके बराबर है, साइन आई इंटू न्यू वन अपॉन न्यू टू। अभी अभी आपने बोला कि आई आपने 0 लेना है, तो साइन आई की जगह साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 होता है 0, और 0 इंटू दिस होल टर्म इज 0, तो साइन आर आ गया आपका 0। अगर साइन आर 0 है, अगर साइन आर जैसे यहाँ पर आपने लिखा साइन आर अगर 0 है, तो इस केस में जैसे आपने लिखा साइन आर 0 है, तो इसका मतलब है 0 को आप साइन 0 लिख सकते हो, तो साइन आर साइन 0 हो गया, तो आर हो गया 0 के बराबर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 0, यानी कि कोई रिफ्रैक्शन जो है पॉसिबल नहीं है इस केस में। तो ये पहला कंडीशन है जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता। ओके, तो कंडीशन 2, सेकंड कंडीशन क्या है जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। सपोज करिए ये आपके पास मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। आपको बताया जाता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू 2 है, और साथ में आपको बता दिया जाता है कि न्यू 1 की वैल्यू जो है ना वो न्यू 2 के बराबर है। तो अगर कभी ऐसा हो कि लाइट, ये देखिए सीधी आई और सीधी ही निकल गई, तो दो डिफरेंट मीडिया जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो हैं, जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो हैं सेम है, यानी कि न्यू 1 जो है न्यू 2 के बराबर है, कभी अगर ऐसा केस हो तो उस केस में भी रिफ्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो उसका रीज़न क्या होगा आपको मैं बता दूँ। आपको पता है साइन आई अपॉन साइन आर, जैसा कि पीछे आपने बताया, वो किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल न्यू 2 अपॉन न्यू 1। ओके, यहाँ पर आपने बताया कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है न्यू 1 और न्यू 2 दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 1। इसका मतलब है व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स साइन आई इज इक्वल टू साइन आर।
साइन आई जो है साइन आर के बराबर होगा। अब अगर साइन आई, सोचिए, अगर साइन आई साइन आर के बराबर होगा तो इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा इसका मतलब है नो रिफ्रैक्शन पॉसिबल। तो अभी आपने पढ़ा, दो कंडीशंस पढ़े। एक में आपने पढ़ा कि जब कभी ऐसा होता है कि आप परपेंडिकुलर रखते हैं, जैसे आपने यहाँ पर टॉर्च रखा और लाइट सीधे सरफेस के ऊपर फॉल करेगी तो वो सीधी लाइट निकल जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। उसका रीज़न क्या होगा? इंसिडेंट रे ऐसे होनी चाहिए थी और नॉर्मल ऐसे होती है, तो दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। लेकिन अगर ये इंसिडेंट रे भी इधर होगी नॉर्मल की जगह, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और जब वो ज़ीरो होगा तो हमने यहाँ पर डिराइव करके देखा इस तरह से आपका रिफ्रैक्शन जो है वो ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा कि जब दो मीडिया आपके पास हों और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तब भी ऐसा होता है, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर आपने पढ़ा न्यू टू अपॉन न्यू वन के बराबर होता है, लेकिन न्यू टू और न्यू वन आपका इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो आपके पास वन आएगा, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर हो जाएगा। इस तरह से आपके पास आई जो है वो आर के बराबर हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अगले लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं लेंस। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टॉपिक था मिरर, और ऐसा ही रिफ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक है लेंस। तो अगले टॉपिक में हम लेंस शुरू करेंगे और उसके बारे में पहले हम टर्म्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद लेंस की टाइप्स और उनसे बनने वाले रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। तब तक इन टॉपिक्स को प्लीज़ अच्छे से आप रिवाइज़ कीजिए। ध्यान रखिए। गुड डे।